मेरे आने के पहले सफदरजंग एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और आज सफदरजंग 2000 के बाद एम्स के बराबर बन गया कि सफदरजंग में जो भी पेशेंट आएंगे हार्ट सर्जरी कराने के लिए उसके फ्री होंगे। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब को कम्प्लीटली मेन सिस्टम से हटा समाज को शिक्षित करना होगा, समाज को संगठित करना होगा। तुम लोग 5%, 15%, 80% रिजर्वेशन लिए हो, उसकी कोई नहीं बात। टेक्निकल डिपार्टमेंट की हालत बहुत ही खराब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। तो आज निजीकरण हो रहा है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही। मैं तो कहता हूँ कि आज लोग संगठित हो जाए तो सरकार से जो चाहे करा ले। 131 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुजन समाज को कितना कुछ जानना समझना है। मेरे साथ भारत के सबसे बड़े हार्ट सर्जन पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं। सोचिए कि ऐसे ऐसे नायाब लोग हैं जिन्होंने इस देश को मजबूत बनाया है, सेवा की है, लेकिन चूंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है तो आपके तमाम नायकों को कहीं ना कहीं गुमनामी में धकेल दिया जाता है। मेरे साथ ऐसे ही एक शख्सियत हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जिन्होंने एम्स से लेकर एम्स, जिसका गांव-गांव में नाम है, प्रचार है, जब कोई लाचार बेबस होता है तो एम्स आता है। एम्स में रहें, सफदरजंग में रहें, डीजी रहे हैं भारत में, भारत सरकार के डीजी रहे हैं जो मेडिकल सिस्टम को देखता है। नेशनल दस्तक पर वो आज खुद हैं। उनसे समझेंगे 2-4 मुद्दे। अभी नीट में जिस तरह से ओबीसी आरक्षण इम्प्लीमेंट हुआ है, कैसे भागीदारी बढ़ेगी और समाज की क्या हालत है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने लंबे समय तक देश की सेवा की है। डॉक्टर को यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसमें भी SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी कम है। तो नौकरी के रूप में उन्होंने बड़ी सफलता पाई है, लेकिन सामाजिक आंदोलन जो पे बैक टू सोसाइटी है बाबा साहब का, उसको लेकर भी वो करते रहे नौकरी के दौरान। अब उनकी कोशिश है कि वो खुलकर 24 घंटा जो है वो समाज को देना चाहते हैं। तो पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो नेशनल दस्तक को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शंभू जी, आपको आने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं तो काम है सर मेरा। सर, अभी जो नीट में जो 27% OBC रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ है, SC ST को मिल रहा था, आप लोग लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे थे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बातें कभी मेरे संदर्भ में नहीं लाया गया एज ए डायरेक्टर जनरल। मैंने अनुप्रिया पटेल जी को भी बोला, आपने भी कभी चर्चा नहीं किया, कोई बैकवर्ड हमसे मिलने नहीं आया कि रिजर्वेशन नहीं मिलता है, नहीं तो मैं खुद इसको इम्प्लीमेंट करवा देता अपने टाइम में। मैं नहीं वेट करता कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मैंने अपने टाइम में 200 पॉइंट रोस्टर, जो किसी भी अभी सरकार में लागू नहीं हुआ है, मैंने सारे एम्स में लागू करवा दिए, जिसके कारण सारे डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन मिल रहे हैं। और देखिए, उसी के कारण आज एम्स में 200 से ज़्यादा फैकल्टी बैकवर्ड कम्युनिटी के, शेड्यूल कास्ट के फैकल्टी भरना शुरू हुए। नहीं तो आपके बैकवर्ड के एक भी फैकल्टी नहीं मिलते थे। शेड्यूल कास्ट के फैकल्टी बहुत ही कम होते थे, बहुत कम होता था जो 1-2 प्रोफेसर होता था। आज आपको 250-300 से ज़्यादा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के फैकल्टी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और जितने एम्स बने हैं उसमें सब मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने 200 पोस्टर लागू किया। तो ये जो नीट वाली बातें हैं, एक्चुअली मेरे संदर्भ में लाया जाता तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करवा देता। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में देश को बताइए। पद्मश्री हैं आप, डॉक्टर बनने से बताइए, कहाँ से MBBS किया, कहाँ से MD किया, और अब तक कितनी सर्जरी कर दी है आपने? देखिए, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से पैदा लिया हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक तरह से लेबरर थे, उनका बच्चा हूँ मैं, उनका बेटा हूँ। और बहुत गरीबी से पढ़ा। उतना कहानी तो आपके पास समय नहीं होगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में करता हूँ। मैंने एम्स से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से MBBS किया, MS किया जनरल सर्जरी में। उसके बाद कार्डियक सर्जरी, उस समय 1980 में सबसे बड़ा कार्डियक सर्जन सेंटर था जो बॉम्बे में था, KEM बॉम्बे। तो हमने एम्स को छोड़ दिया है और KEM बॉम्बे चले गए कार्डियक सर्जरी करने के लिए। वहाँ से करने के बाद हमने 2 साल, 1 साल रहा वहाँ पर USA में, डेंटल कुली के साथ काम किए। और फिर सफदरजंग में बने कार्डियक सर्जन, और कम एज में ही मुझे प्रोफेसर का पोस्ट UPSC ने सिलेक्ट किया। और समझिए कि हमने कम लागत में और गरीब मरीजों को सिंपल ढंग से ऑपरेशन करना शुरू किया। तो 91 में ही, जिसमें मैं 34-35 ईयर्स का था, सरकार ने मुझे पद्मश्री दिया इन लोगों का ऑपरेशन करने। 35 साल की उम्र में आप पद्मश्री हो गए थे? जी हाँ, क्योंकि उसी साल, जिस साल मुझे दिया गया,
उसी साल कपिल देव को भी दिया गया था। तो कपिल देव तो यंग आदमी थे, यंग थे मतलब हमारे एज के थे, लेकिन वो खिलाड़ी थे तो उनको तो खैर मिलना ही था। तो उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सरकार ने फिर मुझे 43 इयर्स में ही सफदरजंग का भार संभाला। और आज सफदरजंग का जो कुछ आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हो, चाहे इमरजेंसी ब्लॉक हो, ये जितने भी डिपार्टमेंट बने हों वहाँ पर, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी, ये सब मेरा बनाया हुआ है। हीमेटोलॉजी मेरे आने के पहले सफदरजंग एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और आज सफदरजंग 2000 के बाद एम्स के बराबर बन गया है। तो ये सिर्फ आप समझिए कि मेरे मेहनत का ही फल है। आपने सर्जरी कितनी कितनी की है सर? कुछ लोग बता रहे कि आपने सबसे ज़्यादा देश में सर्जरी की है। मुझे तो याद नहीं है, लेकिन 5000 से ज़्यादा ही किया होगा वो सब मिला करके सर्जरी। तो आपको कभी नहीं लगा कि कभी निजी क्लिनिक खोल लिया जाए? आजकल तो सोचिए कैसे कैसे मतलब है। नहीं, निजी क्लिनिक में एक तो वक्त नहीं मिलता है और दूसरा हम बिजी काफ़ी रहे गवर्नमेंट सर्विस में, क्योंकि आपको बताया ना कि 40 इयर्स में हम बन गए, 44 इयर्स में एमएस बन गए, फिर प्रिंसिपल बन गए, उसके बाद एडिशनल डीजी बन गए, फिर डीजी बन गए। तो डीजी में हम लंच के टाइम में सफदरजंग आ जाते थे ऑपरेशन करने के लिए। तो हम सप्ताह में डीजी बनने के बाद भी हम 3 दिन सफदरजंग में आकर ऑपरेशन कुछ करते थे। गरीबों के लिए आपने कुछ ऐसा इंतजाम करवाया है डायरेक्टर जनरल रहते हुए कि कम पैसे में ऑपरेशन हो जाए या फ्री में हो जाए? कम पैसे में नहीं, सफदरजंग अस्पताल में हार्ट का मरीज़ को पैसा लगता था काफ़ी, और हार्ट के मरीज़ का लाखों रुपया, जब 2 बाल बदलना होता था 2 लाख रुपया खर्च होते थे। और गरीब, यहाँ पर गरीब ही लोग आते थे। तो एज ए डायरेक्टर जनरल फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि सफदरजंग में जो भी पेशेंट आएंगे हार्ट सर्जरी कराने के लिए, उसके फ्री होंगे। और आज सफदरजंग में आप चले जाइए, किसी भी गरीब मरीज़ को पैसे नहीं लगते, हार्ट सर्जरी फ्री होते हैं, डायलिसिस फ्री होते हैं। तो आपके घर में भी और डॉक्टर हैं? मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। मेरी वाइफ भी डायरेक्टर प्रोफेसर थी मौलाना आज़ाद में, डीन रही दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी कार्डियक सर्जन है मेरी तरह, वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ी और आज वो कैम्ब्रिज में सीनियर फेलोशिप कर रही कार्डियक सर्जरी, उसका कैम्ब्रिज में सिलेक्शन हो गया। और छोटी बेटी माँ की तरह गायनिकोलॉजिस्ट, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी सफदरजंग में, लेकिन सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आईवीएफ में ट्रेन थी, आईवीएफ सेंटर नहीं खुला वहाँ पर, तो अभी छोड़कर प्राइवेट ज्वाइन कर लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर थी वहाँ सफदरजंग में, भी हाल में छोड़ी है और तो प्राइवेट। आपने अब तय किया है कि अब पूरा समय अब समाज को देंगे, अब समाज देखिए, का अब इलाज करेंगे, जो गुलामी वाला प्रथा चल रहा है। ऐसा है कि आज के हालात जो हुआ है 7 सालों में, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया देश की हालत, निजीकरण आप देख ही रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन, माइग्रेंट लेबर को मरना, कोरोना, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, महंगाई और लेटरल एंट्री, ये सब सरकार की नीतियां जो है इस तरह का, ये दिखाता है कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब को कम्प्लीटली मेन सिस्टम से हटा दिया जाए। और इस सिस्टम को देखते हुए ही मुझे आना पड़ा। और हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सबके मुंह पर टेप लगे हुए हैं, क्योंकि सब पार्टी से बंधे हुए हैं, कोई नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते। मुझे बड़ा सर्च की बात है। तो इस कारण से मुझे लगा कि अब मैं बहुत कुछ काम कर लिया, गवर्नमेंट में बहुत सर्जरी कर लिया, अब मुझे समाज के साथ खुल करके बात करना है, समाज को शिक्षित करना होगा, समाज को संगठित करना होगा और सरकार के साथ संघर्ष करना होगा, ताकि पिछड़े, अति पिछड़े, पिछड़े और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एक हिस्सेदारी मिल सके। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार में कभी आ गया और मुझे बोलने की बात हुई, तो मैं तो ज़मीन भी बांट दूंगा बराबरों में, सबको ठेकेदारी बांट देंगे बराबरी में, सबकी बराबरी, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी सहमति। अभी लोग बात करते हैं कि रिजर्वेशन का, अरे रिजर्वेशन तुम 16% दे करके बोलते हो, तुम लोग 5%, 15% आदमी 80% रिजर्वेशन लिए हो, उसकी कोई नहीं बात करता। ये बड़ा अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब, सुना आप जब डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, तो स्वास्थ्य मंत्री के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, बहुत खटास रहा? खटास तो नहीं रहा, लेकिन वो थोड़ा नाराज़ रहते थे कि हम क्यों फेवर करते हैं, लेकिन हम किसी का फेवर नहीं किया। अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है और डायरेक्टर पोस्ट के लिए, प्रोफेसर पोस्ट के लिए, तो हम उसको प्रेफर करते थे। ये उनका थोड़ा सा वो, मतलब उनका मन में नाराज़गी रहता था इस बात का, काफ़ी रहता था। इतना रहता था कि उन्होंने एज ही बदल दिया रिटायरमेंट का।
मेरे कारण। अब क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। अच्छा, कितना मतलब 62 था तो 60 कर दिया? नहीं, 65 था, उन्होंने उसको 62 कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 65 होगा रिटायरमेंट एज। उसके बाद उन्होंने देखा कि जगदीश प्रसाद तो और रहेंगे, 8 साल रह चुके हैं और 3 साल रहेंगे, उन्होंने 65 कर दिया। जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा ने 62 कर दिया। मैंने कहा कि आपने गलत किया, आप नहीं कर सकते हैं। तो हम कोर्ट चले गए, जीत गए केस, कोर्ट जीत गए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, डॉक्टर साहब प्रसाद 65 तक रहेंगे। फिर नड्डा साहब को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने रूल में ही अमेंडमेंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर कैबिनेट से, और रिटायरमेंट एज 62 कर दिया। और आपको एक कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि मेरे हटने के बाद 2 साल हो गए हटने हुए करीब करीब, कोई डीजी नहीं बना। 8 ऑफिसर इंचार्ज बन रहे हैं डीजी का। टेक्निकल डिपार्टमेंट की हालत बहुत ही ख़राब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। अगर नहीं विश्वास हो तो आप पूछ लीजिए कि आज तक आपका कोई डीजी क्यों नहीं बना। देश का तो बीमारी का इलाज किया आपने, दिल का इलाज किया है, अब समाज का इलाज करने के लिए क्या ज़रूरत है? समाज को कैसे मदद पहुंचाने के प्लान बनाया? अभी यूपी का लगातार आप दौरा कर रहे हैं। यूपी में लगातार दौरा कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि अच्छे आदमी को चुनो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। और ख़ास करके जो अभी प्रेजेंट सरकार है उसको तो आप सोच करके भी नहीं दो, क्योंकि क्राइम एट्रोसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास करके आप हाथरस का कांड सोचिए कि क्या कांड है, बलिया कांड का कांड, मुस्लिमों का मर्डर, मतलब। और एक मुख्यमंत्री को ये कहना कि ठोक दो। आप जज नहीं हैं, आप कहिए कि जेलें बंद कर दो, लेट द जजमेंट टू प्रूफ कि भाई क्या जजमेंट है। आपको भी लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से हो रही है बीजेपी शासित राज्यों में? अब जैसे उसका एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि बाबा साहब ने लिख दिया था कि सारे चीज़ों को राष्ट्रीयकरण हो, तो आज निजीकरण हो रहा है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही निजीकरण होना, क्योंकि उन्होंने कहा था भागीदारी सबको मिलेगी, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए सबको और सबको बांटा जाए। तो उसका उल्टा निजीकरण हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? 4 वर्ड जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये चारों आज स्टैक पर है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं? दाव पर है, ये दाव पर है। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, जो रिजर्व सीट से चुनाव जीत कर जाते हैं SC/ST के लोग और ओबीसी के लोग, आज 90% मुसलमान भी ओबीसी कैटेगरी में है, सिख भी ओबीसी में है, मराठा भी ओबीसी में आने की कोशिश कर रहे हैं, आना भी चाहिए। सिख, जाट, मराठा, गुर्जर तमाम 90% आवासी रिजर्व कैटेगरी में, अब तो गरीब सवर्ण भी रिजर्व कैटेगरी में आ गया है। उसके बाद भी क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह जा रही? जो हमारे नेताओं में कमी है, आत्मबल की कमी है, डर है लोगों के मन में, सिस्टम में खराबी है, लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने का, लोगों में एकजुटता नहीं है, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आज लोग संगठित हो जाएं तो सरकार से जो चाहें करा लें। 131 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, उसी तरह से मोर देन 150 शेड्यूल OBC के हैं। अगर ये सब जुड़ जाएं और ये सब एक साथ विरोध करें तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े। वो तो चाहें तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वो कहें कि भाई हमको ये पसंद नहीं है तो बदल सकते हैं किसी को भी। लेकिन आज का स्थिति क्या है कि हर पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी पर उनका टेप मुंह पर पता नहीं टेप लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, बोलते भी नहीं है। सच्चाई तो बोलनी चाहिए, सच्चाई विरोध करना चाहिए, निजीकरण को स्टॉप करना चाहिए, महंगाई के बारे में बोलना चाहिए सबको, विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। आप जब लेटरल एंट्री हुआ तो सबको बोलना चाहिए कि क्यों लेटरल एंट्री कर रहे हैं। अगर लेटरल एंट्री आप कर रहे हैं तो उसमें आप शेड्यूल कास्ट का, OBC का, शेड्यूल ट्राइब का आप भागीदारी बनाइए। आप सिर्फ अपर कास्ट से लेटरल एंट्री नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा, आप देखिए, मैं तो शेड्यूल कास्ट का बिलोंग करता हूँ। 70 साल में, 60 साल, 65 साल में सफदरजंग को जो जगदीश प्रसाद ने कर दिया, किसी भी अपर कास्ट नहीं कर पाया। जो मैंने पॉलिसी चेंज किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, बहुत से DG बने, आप मंत्रालय में जाके पूछ लीजिए। आप हमारे नड्डा साहब हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, कितना भी उनसे हमारा वो था, लेकिन वो बोलते थे सबको कि डॉक्टर जगदीश प्रसाद अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। तो जब तक आप शेड्यूल कास्ट को, OBC को, ST को पोजीशन नहीं देंगे, तब तक वो अपना कैसे दिखा पाएगा अपना अधिकार? आप दीजिए। हम तो कहते हैं कि हमें अगर 6 महीना कोई दे दे, मैं पूरे देश को बदल दूँ। 6 महीने हेल्थ सिस्टम तो बदल ही नहीं। हेल्थ सिस्टम नहीं भाई, मैं गरीबी दूर कर दूं, सबको भागीदारी बना दूं, रूल बना दूंगा कि चाहे ठेकेदारी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, सबकी हिस्सेदारी होगी अनुपात में।
और गरीबों को, जिसके पास ज़मीन नहीं है, अमीरों से लेकर के ज़मीन गरीबों को दे देना चाहिए। अगर अमीर से खरीद करके सरकार, जैसे सरकार खरीद के रोड बनाती है ना, अमीर से खरीद ले और गरीबों में बांट दे। तो आपको डर नहीं लगता आजकल इनकम टैक्स, ईडी सब एक साथ रेट पड़ता है, जो थोड़े से मजबूत, सशक्त, आर्थिक, सामाजिक रूप से लोग हैं? हम सरकार के विरुद्ध के थोड़े बोल रहे हैं, हमको ऐसा देशद्रोही वाली बात थोड़े कर रहे हैं जो हमको डर लगेगा। हम तो बोल रहे हैं जो फैक्ट है, हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि आप भी ऐसा करिए तो आपको सब चुनेगा फिर से। हम तो सर सब लोग, योगी जी हो, कांग्रेस हो, सब SC ST की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति, OBC की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है चीज़ें बदल रही हैं या ये सब झुनझुना है, कुछ काम ग्राउंड पर कुछ और रियलिटी है? ग्राउंड में तो कुछ और ही रियलिटी जो आप देख ही रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ सुन ही रहे हैं यूपी के बारे में कि आज रेप हो रहा है, आज मर्डर कर रहा है, आज मार रहा है, मंदिर में जाने से लोगों को मार रहा है। बताइए, एक तरफ तो आप हिंदू मुस्लिम का जब लड़ाई होता है तो शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं कि देखो हिंदू खतरे में है, और दूसरे तरफ कोई शेड्यूल कास्ट मंदिर में जाना चाहता है तो कहता है कि तुम तो अछूत हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो। मतलब ये सब बातें, ये मानसिकता शो करता है कि मानसिकता, लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित है ही नहीं। आज एक छोटी सी बात हुई है, मुझे कोई कह रहा था कि हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री बाई फ्लाइट कहीं मिलने गए होंगे, तो किसी ने कमेंट कर दिया। मतलब कितनी अशिक्षितता इस भारत देश में है। आप इस भारत देश में ही देखिएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, बाकी होता है अमेरिकन, यूरोपियन, इंग्लिश, इस तरह का। हम भारतीय नहीं बन पाए। हम भारतीय नहीं बन पाए। डॉक्टर साहब, क्या यूपी का क्या प्लान है? राजनीति में आएंगे आप? सीधा सवाल। देखिए, अभी तक तो हमने नहीं सोचा है। हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप ऐसे आदमी को चुनें जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, जो पैसा लेकर के टिकट नहीं लिया हो, पढ़ा लिखा हो, समाज के प्रति समर्पित हो और खुल करके बात करे समाज के लिए और अपने एरिया के लिए। लोगों को शिक्षित करे, अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था करे, यंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट करने का प्रबंध करे। इस तरह के लोगों को आप चुनिए और अपने बच्चों को शिक्षित करिए। अभी हम इसी बात को लेकर के यूपी में घूम रहे हैं। अभी हमने किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन आपको नहीं लगता आपको मेन स्ट्रीम राजनीति में आना चाहिए? आपकी आवाज़ संसद, विधानसभा में गूंजनी चाहिए? ऐसा मौका मिलेगा तो हम ज़रूर अवसर नहीं छोड़ेंगे। अवसर मिलेगा तो देखिए, मैं जब सफदरजंग की बात लीजिए, 2000 तक, 1985 से 2000 तक सफदरजंग एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। ना वहाँ तो कार्डियक कैथ लैब था, ना वहाँ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट था, नेफ्रोलॉजी थी, कुछ डिपार्टमेंट नहीं था। इवन CT, MRI छोटी सी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं था। ये सारी चीज़ें आई जैसे ही मैं सफदरजंग का हेड बना, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट देखिए। तो आदमी को अगर पोजीशन मिले तो आदमी कुछ भी कर सकता है चाह करके। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जो देश के सबसे सफल दिल के डॉक्टर हैं, हार्ट सर्जन रहे हैं, और अब समाज के नब्ज को पकड़कर समाज में खासकर जो शोषित वंचित समाज है उसका कैसे भला हो, उसके लिए सड़कों पर निकल गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि वो शख्सियतें जिन्होंने जीवन पर्यंत पूरी ज़िंदगी समाज के नाम किया है, डॉक्टर बनकर देश को इलाज किया, सफदरजंग से अस्पताल को बनाया, और अब इनकी कोशिश है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं बहुजन समाज में जिनको आप जानते नहीं क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने संघर्ष से इस देश को बनाया है, जिन्होंने गरीबी, लाचारी, बेबसी झेल के सिस्टम में अपनी जगह बनाई है, क्योंकि संविधान था और उस संविधान और उस समाज को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा जाए। अगली बार डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी से मुलाकात होगी तो क्या सवाल होना चाहिए और ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।